Hello everyone, this is CA Megha Tripathi from Commerce Ace and welcome to the Pratigya for Business Studies जिसमें हम 15 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं जोरों शोरों से। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी तक कैसी प्रिपरेशन चल रही है? मैं ये आशा नहीं, मैं ये होप कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से अभी तक पढ़ रहे होंगे। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं जो आपको पूछना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम डिस्क्रिप्शन में अपने एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं। रीच आउट टू अस। हमारा मेन प्रायोरिटी, हम सबका मेन प्रायोरिटी यही है कि हमें 12th बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर करने हैं। सो बेटा, अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ चुका था। प्लानिंग के बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो अगर तुम लोगों में से किसी को भी याद है ना, तो वो बहुत ही सही टॉपिक है। कैसे टॉपिक है? बिकॉज हम ना हमेशा उस चीज़ में थोड़े से कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं। कैसे? अब बेटा देखो, आज ही सुबह मम्मी से डट पड़ी होगी ना कि रूम नहीं जमाया है, या फिर अभी कुछ तुमने प्रेजेंटेशन दिया होगा तो कुछ ना कुछ मिसप्लेस हो जाता है इधर से उधर, तो सुनने को मिलता है कि अरे यार ये ऐसे नहीं हुआ जिस हिसाब से मैंने बोला था, ये सिस्टमैटिक नहीं है। या फिर हम अभी कोरोना के चलते चलते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग इतने लेजी हो गए कि हम काम करने के लिए ही बहुत बिजी हो जाते हैं, कि हमको काम करने में ही बहुत लेजीनेस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? इनडायरेक्टली क्या होता है कि भाई कोई सिस्टमैटिक वे ही नहीं है काम करने का, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे ही नहीं है। अब यही चीज़ लेकर चलो बिजनेस में। हमने बहुत ही बड़ी बड़ी डींगे फेंक दी, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। हम ये कर लेंगे, मैं वो कर लूँगा, मैं तो यहाँ से बात कर लूँगा, मैं तो ऐसे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा दूंगा, लाइक दैट। बट जब करने की बात आई तब कुछ हुआ ही नहीं। मैनेजर बोल रहा है हो जाएगा, आप आराम से बैठिए, हो जाएगा। तो क्या वो चीज़ें हो पाएंगी? नहीं। हम प्लान करके बैठे हैं, हम बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं, बट उसके लिए अगर कोई हमारे पास सिस्टमैटिक वे ही नहीं रहेगा बच्चों, तो बताओ क्या करोगे? अभी तुम लोगों ने ख्याली पुलाव, जैसे हम सब बनाने में बहुत माहिर रहते हैं ना, सब तुम लोगों ने भी बहुत ख्याली पुलाव बना लिए होंगे कि यार चलो पढ़ाई करना है, उसके बाद मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। बट अब वो करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए आज जो हमारी क्लास है दैट इज फॉर द कॉन्सेप्ट दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप एक मैनेजमेंट में ये चीज़ देखते हो कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, उस प्लान को सिस्टमैटिक करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ अप्रोच जिसको आपको फॉलो करना है, एंड वही फंक्शन कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो वेलकम टू ऑर्गेनाइजिंग। चलो, अब सबसे पहले ये बताओ, ऑर्गेनाइजिंग तुम लोगों ने किया है, ठीक है। अभी जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, मम्मा ने बोला होगा रूम जमाना है, तुमने ऑर्गेनाइज किया। हम अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने बुक्स शेल्फ को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हाँ, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम क्या बात कर रही है, हमने तो कभी कुछ छुआ भी नहीं है ना, हमने तो ऑर्गेनाइज किया भी नहीं। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे कलीग्स देख के मुझे बोलेंगे मैम आपने कब ऑर्गेनाइज कर लिया? क्योंकि होता है ना, हम इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। बट अगर यही चीज़ हम लोग बिजनेस में बोल देना नहीं हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना, तो चीज़ें क्या होंगी? चीज़ें डुप्लीकेशन हो जाएंगी, चीज़ें मल्टीप्लिकेटेड हो जाएंगी, और दिक्कत क्या होगी? इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला और हो जाएगा एकदम ठन ठन गोपाल। क्या होगा? भैया मैनेजर ने बता दिया ये चीज़ें करनी है, ऐसे प्लान आउट करनी थी, बट उसके लिए कुछ हो रहा नहीं, सब बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं, तो होना कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, एंड उसी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? अभी तक आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। इट्स वेरी इजी। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में चले, है ना, हम लोगों को कैसे पता होता है ऑर्गेनाइजिंग? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, है ना मैम, कि मतलब मैम आप हमें बता देना कि मुझे कॉमर्स के अकाउंट्स की बुक्स यहाँ रखनी है, इकोनॉमिक्स की बुक यहाँ रखनी है, बिजनेस की बुक यहाँ रखनी है, मैं उसको वैसे अरेंज कर दूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना, राइट। यू वर नोइंग कि एक सिस्टमैटिक वे है, उस हिसाब से मुझे चीजें अरेंज कर देनी है और आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है। बट अगर अब हम बिजनेस को लेके आए, तो बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग करता है आइडेंटिफाई ग्रुप्स, ठीक है। वो ढूंढता है उन ग्रुप्स को जिसके कारण काम आगे जाके होना है। आइडेंटिफाई द ग्रुप, द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। तो ये डेलीगेटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ एक
एक साथ नहीं कर सकते, है ना। हम तो है नहीं, अब हम रजनीकांत तो यहाँ बैठे नहीं है कि हम तो प्यून का भी रोल कर लें, हम तो रोबोट भी बन जाए, हम एकदम से सुपर पावर भी आ जाए हमारे अंदर, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं कर सकते, ना कोई मैनेजर कर सकता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने लोग ढूंढने हैं जो आपके अंडर में आपके लिए काम करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली। मतलब मैंने बता दिया कि रामू बेटा तेरे को ये देखना है, श्यामू तुझे ये देखना है, हाँ मैं ये देखूंगी। अब तीनों को अपने अपने रोल डिफाइनली पता है, तो वो लोग क्या करेंगे? अपने रोल पे फोकस्ड रहेंगे और अपना रोल अच्छे से निभाएंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैंने बोल दिया जिसको जो करना है करो, तो मुझे पता है तुम लोग इतने शाण है, तुम लोग तो कुछ करोगे ही नहीं। तुम लोग सोचोगे सब चीज मैम कर ले, पढ़ भी मैम ले, हमारे से एग्जाम भी मैम ही दे दे, लिख के भी वही आ जाए, है ना। तो ये चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए देयर हैज टू बी अ डेजिग्नेटेड रिलेशनशिप्स। लोगों को पता होना चाहिए कि किसको क्या करना है, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको सारे जो भी हम अभी कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं ना इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, सारे इसमें आ जाएंगे। देखो अभी तुम लोग ये पढ़ोगे ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, उसके बाद तुम लोग डेलीगेशन पढ़ लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब एलिमेंट्स पढ़ोगे उसके अंदर। तो सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? मिलके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बनाती है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलो, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, मतलब हमने सबसे पहले उसको दूर की नजर से देखा, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि उसको हम अब एक ग्रुप में डाल देंगे कि ये यार डांस में अच्छा है, यार ये सिंगिंग में अच्छा है ना। मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, बट मैं बातें करने में ज्यादा अच्छा हूँ, तो मैं अपने आप को किस में ग्रुप कर लूंगा? बातें करने में, मतलब बतौलेबाजी करने में, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ग्रुप्स बनाएगा, उस ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करेगा, लोगों को डालेगा, लोगों को डालने के बाद उसको डेलीगेट कर देगा। क्या डेलीगेट कर देगा? वर्क, ठीक है। वो वर्क डेलीगेट कर देगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, चलो अब जैसे ही हमने समझ लिया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि ऑर्गेनाइजिंग होता कैसे है। अब तुम लोग जो भी चीजें कर रहे हो ना, इसको हम और टेक्निकल वे में समझते हैं ताकि हमें थोड़ा लगे कि हम बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, बट इसको तुम लोग अपने अगर नॉर्मल डे लाइफ से रिलेट करो तो तुमको ये याद भी हो जाएगा और इसके प्रोसेस तुम्हें इजीली समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे पास क्या क्या काम है, मुझे कैसे करना है, ठीक है, मुझे कितने लोग चाहिए, मुझे कितने ग्रुप्स चाहिए, ठीक है, मुझे क्या सबसेट्स चाहिए, जिसके हिसाब से मैं सारी चीजें आइडेंटिफाई करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि तुम लोग को जो जो एक्टिविटीज करवानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर जो चाहता है कि उसका कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या कर दे? ग्रुप कर दे। जैसे ही वो ग्रुप बन जाए, अब ग्रुप कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, देखो मैं सबसे इजी एग्जाम्पल तुम लोग को बताती हूँ। अभी तुम लोगों ने 12th लिया, ठीक है। अब जैसे भी कॉमर्स हम लेते हैं ना, हमको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है ना, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में बेटा क्या क्या चीजें आ जाती है? अगर तुम लोग को याद हो, कोई लेता है पीई, कोई लेता है मैथ्स, ठीक है, कोई लेता है आईटी। तो ये जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या हो गया? ये हो गए आपके ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी क्लास टीचर होगी वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है कि कौन क्या लेना चाहता है। ओके, तो उसमें बच्चे आइडेंटिफाई हो गए, फिर वो बच्चों को किस में डाल दिया जाता है? उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया बेटा? पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, दूसरा हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, और तीसरा आ जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हमें पता है कि ग्रुप्स तैयार हैं, हमें पता है चीजें क्या करनी है, अब उसके लिए प्रॉपर डेलीगेशन होना चाहिए ना, बिकॉज क्लास टीचर इज नॉट एबल टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। सो शी वुड बी नीडिंग अ सब्जेक्ट टीचर फॉर एवरी ग्रुप। तो इसीलिए पीई का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा, आईटी का अलग होगा। तो देयर हैज बीन अ डेलीगेशन डन, वो डेलीगेट कर दिया गया कि वो चीज कौन पढ़ाएगा। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यू कैन इजिली रिलेट। बहुत ही सिंपल कोई एग्जाम्पल है, इसको समझोगे, और मेरा मेन मोटिव क्या है कि तुम लोग को ये स्टेप्स लर्न हो जाए, ठीक है। अब डेलीगेट करवा दिया, अब जैसे ही डेलीगेट कराया, टीचर के पास आ गया,
लास्ट क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब जो तुम लोग की ड्यूटीज है, असाइनमेंट होते हैं, टेस्ट देते हो ना तुम लोग, तो तुम लोग क्या दे रहे हो, तुम लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हो। अब ये मैंने एक सिंपल क्लास का एग्जाम्पल बताया, अब इसी को रिलेट करो एक बिजनेस से। अब बिजनेस में क्या हुआ बेटा, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या करना है, एक प्रोडक्ट एक्स बनाना है। उस प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए मेरे को ना क्या चाहिए रहेगा, रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, मेरे को बैंक लोन चाहिए, ठीक है, मेरे को डिफरेंट लोग चाहिए मार्केटिंग के लिए। मैंने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या किया, उसको ग्रुप किया कि मेरे पास जितने बंदे हैं, मेरे पास जो मेरी आर्मी है, वो किस किस चीज़ में अच्छी है। कुछ बंदे होंगे, कुछ लोग होंगे who would be better in marketing, कुछ लोग होंगे जो टेक्निकल होंगे, कुछ लोग होंगे who would be from the manufacturing industry। उस हिसाब से मैं इन लोगों को ग्रुप कर दूंगी। जैसे ही मैं ग्रुप करती हूँ, ग्रुप करने के बाद क्या होगा, मुझे उन लोगों को डेलीगेट करना है क्या, कि देख भाई मार्केटिंग तू करेगा, ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से आएगा, कॉस्ट जितनी कम हो सके उतने पे ध्यान देना है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें कम रखनी है। प्रॉफिट वाला जो मेरा डिवीजन रहेगा वो उस पर काम करेगा कि हम कौन सी पॉलिसीज बनाएं जिसके कारण हमारे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लोगों को डेलीगेट कर दिया कि तुम लोगों के क्या क्या काम है, तुम्हें कैसे करने हैं। अब जैसे ही उनको डेलीगेशन आया, उनके पास अथॉरिटी आ गई ना कि वो अपना डिसीजन उस पर्टिकुलर रोल के लिए कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके साथ क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल हो गए फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब अगर किसी को प्रॉफिट का है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए को दिया है कि वो मार्केटिंग हेड है मेरे, एंड ही वुड बी डेजिग्नेटेड, ही वुड बी असाइन द ड्यूटीज फॉर द मार्केटिंग हेड। तो अब जितना भी मार्केटिंग का काम होगा वो कौन देखने वाला है, वो देखने वाला है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या हो गया, मिस्टर ए मेरे उस मार्केटिंग के काम के लिए अकाउंटेबल भी हो गए, क्योंकि मैंने उनको डेलीगेट कर दिया है मार्केटिंग का काम और उनको असाइन कर दिए हैं उनकी ड्यूटीज। तो वो जितनी भी ड्यूटीज रहेंगी मार्केटिंग फंक्शन में वो कौन करेगा, मिस्टर ए। अब बेटा तुम लोग अभी ये सोच रहे होगे, मैम यार इतना इसको डिटेल में क्यों बता रही हैं। मैं बेटा इसको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर हम ये चीज़ें ना करें तो इमेजिन करो, अगर अभी तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, तुम लोग को लग रहा है ये तो इजीली मैनेज हो जाता है, अगर नहीं भी ऑर्गेनाइज करें तो क्या दिक्कत आएगी। Just assume that you are working in an organization of thousands and 10,000s of people working under you. Now you have to delegate things because या तो तुम सब कुछ एक साथ कर नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें वो 10,000 लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे वो 10,000 लोगों को भी एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए जिसको वो लोग रिपोर्ट कर सके, जो उन्हें बता सके कि उनको क्या काम करना है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है मैनेजमेंट के कोर्स में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या हो जाता है, टॉप लेवल कर लेता है, ओके, बट ऑर्गेनाइजिंग अगर इधर उधर होता है तो ऑर्गेनाइजिंग के कारण डायरेक्टिंग बिगड़ता है, स्टाफिंग बिगड़ता है और अल्टीमेटली कंट्रोलिंग भी बिगड़ जाता है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग में अगर कुछ ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज रह गया है, तो व्हाई यू वुड बी विलिंग टू वर्क अंडर समबडी हु इज हिमसेल्फ अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। वो मैनेजर जब ऑर्गेनाइज ही नहीं रख रहा है चीजें, आपको बता ही नहीं रहा है कि आपके डेली टास्क गोल्स क्या हैं, आपको कैसे कौन सी पॉलिसी में काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, इफ ही इज नॉट टेलिंग यू दैट थिंग, प्रॉब्लम क्या आएगा बेटा, प्रॉब्लम इस चीज़ का आएगा कि यू वुड नॉट बी नोइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू। उसके कारण सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपके मेन एम पर, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग या ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एम है उस पर फर्क पड़ जाएगा एंड इसीलिए सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, देन है ग्रुपिंग, उसके बाद डेलीगेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नाउ in this lecture I would be stressing on some concepts which I'll be repeating again and again just to make sure that you are thorough with that and you are learning with me as well, because these things are like I cannot just do a formality। मैं formality नहीं करना चाहती कि तुम लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग करो नहीं करो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो बस एक लेक्चर दे रही हूँ, ऐसा नहीं। What I have figured out is कि कुछ important concepts हैं जो तुम लोगों को याद होनी चाहिए, so I will make sure कि तुम लोग को वो चीज़ें याद हो रही हैं। बाकी जो चीज़ें हैं which is related to this, which is at a B category or at a C category, I will cover them up
या फिर आई टेल यू कि भाई खुद से पढ़ लेना, और उसके बाद उसको मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। जो जो टॉपिक्स मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ वो तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था प्रोसेस। ओके अब हम चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की वो क्या क्या है। ठीक है चलो ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंस अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैम अगर हम लोग ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखेंगे ना तो हमारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली हो पाएंगी और इसीलिए हमारे रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। वेरी गुड, तो दैट इज आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए। दूसरी चीज़ तुम लोगों में से किसी को दिमाग में आया होगा, मैम अभी आपने समझाया था कि अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं रहेगा सो वी वुड नॉट बी नोइंग कि हमको कैसे बातें करनी है, कैसे हमें काम करना है, किसको हमें रिपोर्ट करना है। सो अगर ऑर्गेनाइजिंग रहा ना तो हमें क्लैरिटी रहेगी हमारे वर्क रोल में कि हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। परफेक्ट, तो वो क्या हो गया कवर आपका, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, मतलब आपको पता है कि आपको कब क्या करना है। देन तुम में से किसी को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम जैसे ही क्लैरिटी आएगी हमें पता रहेगा हमारा रोल क्या है, सो वी वुड बी गिविंग आवर 100% टू दैट रोल विच इज असाइन्ड टू अस, एंड उसके कारण क्या होगा ना मैम, हम लोग भी ग्रो करेंगे, हम लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होगा, सो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, हम लोगों की भी ग्रोथ होगी। राइट, तो वो क्या हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ओके अब देखो बेटा, मैं इसको ना तुम लोगों को थियोरी वाइज भी पढ़ा सकती थी, बट आई वांट यू टू एंगेज इन अ डिस्कशन टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइजिंग से क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हमने क्या देखा था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा तो रिसोर्सेज भी अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज हो पाएंगे। फिर वर्किंग रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, यू वुड बी नोइंग योर एग्जैक्ट रोल। अब जब रोल पता पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल का स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे ही स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पे आप चले जाओगे। क्यों, बिकॉज द टीम, द स्टाफ वुड बी मोर क्रिएटिव, दे वुड बी मोर इनोवेटिव, दे वुड बी एक्सेप्टिंग द चेंजेस विच इज हैपनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है एंड उनको उस रोल पे दिया गया है तो वो समझेंगे उस चीज़ को और वो उस तरीके से उस चीज़ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे न्यू वर्क एनवायरनमेंट पे। ठीक है, सो दैट वुड बी एडॉप्शन टू चेंज एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अब जैसे ही ये सारी चीजें होने लगेंगी, ऑर्गेनाइज अगर अच्छे से किया है आपने तो आप ऑटोमेटिकली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और जैसे ही ये चीजें करोगे लोगों को पता है क्या क्या करना है, सो दे वुड बी लाइक, मुझे पता रहेगा मिस्टर ए ना मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, इनको मार्केटिंग हेड बनाओ, इनके अंडर में लोग करेंगे बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट थिंग। ठीक है, फाइनेंस में मिस्टर सी इज वेरी गुड। ठीक है, प्लानिंग में ये तो मेरे को पता है मेरे बंदे किस में क्या क्या अच्छे हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन रखते हैं, बट ये चीज़ मुझे कैसे पता पड़ेगी, ये चीज़ मुझे पता पड़ेगी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, बिकॉज मैंने उन एक्टिविटीज़ निकाल के मैंने उनको ग्रुप कर दिया। तो मैंने मेरे लोगों को ना ग्रुप किया हुआ है कि यार ये मार्केटिंग में अच्छा है, ये और इसमें अच्छा है, ये उसमें अच्छा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, मुझे स्पेशलाइजेशन मिलने लग गया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस में क्या क्या है बेटा, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वर्किंग रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट इंपॉर्टेंस कैरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज मैम आपने बता दिया कि मार्केटिंग में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बट हम लोग तो आपस में लड़ेंगे कि तू ज़्यादा पढ़ा है कि मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, या मेरी रैंक ज़्यादा बड़ी है कि मेरी रैंक ज़्यादा छोटी है ना। तो ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रॉब्लम आता था, तब जाके कॉन्सेप्ट आया किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने अभी तक ग्रुप कर लिया है लोगों को, ग्रुप करके उनको उनके प्रॉपर डिविजन्स पे डाल दिया है, बट नाउ मुझे वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में कौन काम करेगा, सो दैट प्रॉपर सिंक आ पाए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इजी टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तुम लोग इसको देखते हो अपने घर से, है ना, घर में मम्मी पापा के ऊपर दादा दादी के ऊपर उनके मम्मी पापा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चला रहा है।
तुमसे छोटा तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारे छोटे भाई बहन से छोटे उनके भाई बहन, ये सब क्या है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें आप रोल अपना प्ले करते हो कि यार आप कौन से रैंक पे फॉल हो रहे हो। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, ओनर से। ओनर के बाद आते हैं उसके डेलीगेट्स, मतलब जो उसका काम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। अब वो फंक्शंस के बाद कौन आएगा, उसके अंडर के एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के अंडर में क्या आएगा, सब एम्प्लॉइज, देन लेबर्स। तो ऐसे ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो किस में आती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर हम समझें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल ये हो बेटा तुम, ठीक है, तुम्हारे अंडर में तुमने अपने 2 डायरेक्टर्स रखे हैं। वो 2 डायरेक्टर्स किसके हैं, एक होंगे प्रोडक्ट ए का, क्योंकि तुम्हारी बड़ी कंपनी है, और एक है प्रोडक्ट बी का। अब इसके अलग अलग फंक्शंस वाले मैनेजर्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चीज है ये क्या कहलाएगी आपका, ये कहलाएगी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अब दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स बेसिक या फिर फ्रेमवर्क, बेसिस देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं कि कौन कैसे उसके अंडर में कौन सी पोजीशन पे काम करने वाला है। These organization structures can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. So this is the important thing which you have to keep in mind. So the organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. Okay? Now, let's move on to the span of the management. That is relation between the span of management and organizational structure. अब बेटा इसमें क्या है ना, मैंने तुमको हेड बना दिया, ओके, बट अब मुझे ना ये देखना है कि क्या उस डिवीजन में मुझे ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है या कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, या फिर जिसको मैंने मेन टास्क डेलीगेट किया है, डेलीगेशन अथॉरिटी किया हुआ है, उसको दूसरे बंदों को असाइन करना है ड्यूटीज, तो क्या वो कम लोगों को करे या ज्यादा लोगों को करे। क्योंकि अगर कोई ऐसा सिंपल सा काम है जिस सिंपल काम में मुझे क्या पता है कि हाँ यार इसमें ज्यादा लोग नहीं लगने हैं, 2 लोग ही मिलके ये काम कर लेंगे, तो क्यों मैं उसमें 10 लोग एम्प्लॉय कर दूं, है ना। और 10 लोग वही काम कर रहे हैं, मोनोटोनस काम कर रहे हैं, मेरा कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है, और मगर हो क्या रहा है, उतना सा काम, है ना। तो इसीलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। मतलब मुझे पता है यार मैं ना 2-3 लोगों से ज्यादा नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी अपने अंडर में, बिकॉज मेरा जो काम है ना वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं ज्यादा लोगों से इस चीज को शेयर नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, ये मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, दैट आई कैन ओनली हैव सबऑर्डिनेट्स टू द लेवल ऑफ 2 or 3 जितने मेरे अंडर में काम कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी वर्किंग विद देम। इफेक्टिवली मेरे से मैनेज कितने हो पाएंगे, 2 या 3 बंदे, है ना। So the span of management to a large extent gives shape to the organization structure. This determines the level of management in the structure. Now narrow span क्या होता है, narrow span होगा tall में tall structure, whereas wider span of management क्या होगा, results in flat structure. अब इसको तुम लोग ने डायग्राम से समझो, ये है narrow span, ठीक है, this is narrow। अब narrow में तुम लोग देख रहे होगे एक मैनेजर है, एक मैनेजर के अंडर में मैंने सबऑर्डिनेट रखे हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ओके। नाउ लेट मी चेंज द पेन एंड आई विल रिफ्लेक्ट इट कि अब ये वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखो, वाइड स्पैन में क्या है, एक ही मैनेजर है, इस मैनेजर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, ज्यादा हैं। तो जब अपने पास सबऑर्डिनेट्स ज्यादा होते हैं इट इज कॉल्ड एज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और जब हमारे पास सबऑर्डिनेट्स कम होते हैं, नैरो होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ओके। चलो अब हम चलते हैं आगे, अब हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने इसमें ना तुम लोगों के लिए एक ये चार्ट बनाया है जिसमें मैंने बताया है दिस इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैसे है ये, इसमें ना मैंने तुम लोगों को 2 तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं ना उनको मिक्स करके बताया है। अब तुम लोग को तुम्हारा दिमाग लगाना है, क्योंकि वहां बैठे बैठे मुझे देख के सोना नहीं है। अब तुम लोग को तुम्हारा दिमाग चलाना है और मुझे बताना है कि मैम इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है और जो दूसरा वाला है वो है। अब तुम लोग सोच रहे हो मैम ये है वो है, मैम क्या बोल रही हैं? तो बेटा दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं जो तुमको समझने हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जो फंक्शंस के कारण अलग अलग फंक्शंस की तरह डिफाइंड होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग डिविजन्स के बेसिस पे अलग अलग डेजिग्नेटेड रहता है। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम एंड लेट मी नो कि यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा है और यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड्स। 1, अच्छा ठीक है, 2 3 4 5 नहीं कर रही मैं, ले लो 10 सेकेंड तक ले लो। एंड देन सिर्फ अपने दिमाग में रखना कि कौन सा है एंड देन टैली योर आंसर विद मी। ओके, आई वांट दिस इज एज अ क्लास इंटरेक्शन, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ा रही हूँ, तुम लोग तो बैठ के सो रहे हो। ठीक है, तुम लोगों के भले के लिए हो रहा है। अगर आज अपना दिमाग खोलोगे तो एग्जाम्स में भी तुम्हारे मार्क्स खुल जाएंगे, नहीं तो सबका बंद हो जाएगा और फिर कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। ओके चलो, सो अब बताओ मुझे, हमने डिस्कस किया दिस इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने इंक्लूड करके बताए। तो अब देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। क्या हम इसको फंक्शंस बोल सकते हैं? है ना, हम फंक्शंस बोल सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है, होम गुड डिवीजन है, यमी स्नैक्स डिवीजन है। क्या हम इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स या फिर अलग डिवीजन कंसिडर कर सकते हैं? राइट, है ना। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैम, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने सोचा था दिस वुड बी अ डिविजनल स्ट्रक्चर। परफेक्ट, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे अपन ने पूरा डेजिग्नेट कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग ही कैसे हुई है? प्रोडक्ट बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉनिक की अलग रहेगी, होम गुड की अलग रहेगी और किसकी, यमी स्नैक्स की अलग रहेगी। और अगर हम फंक्शंस को देखें, फंक्शंस क्या हो गए? दीज आर द फंक्शंस। आई होप दिस पेन इज विजिबल टू यू। हाँ, इट वुड बी विजिबल। तो ये फंक्शंस जो है मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज, ये अलग अलग फंक्शन है, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये जो फंक्शंस है ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ काम करते हैं, कहाँ पर? जहाँ पर मोर प्रोडक्ट्स या फिर मोर लाइन ऑफ एंगेजमेंट्स हैं या मोर लाइन ऑफ सर्विस हो, कि भाई आपको ना बहुत सारी चीजें आप दे रहे हो एक जगह पर, तो वहां पर हमेशा ये दोनों स्ट्रक्चर साथ में काम करेंगे। बट अगर आपका कोई सिंपल सा प्रोडक्ट है, सिंपल सा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा नहीं है, तो आप किस पे ध्यान दे सकते हो? तो आपके पास सिर्फ फंक्शनल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट एक है तो आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो डिविजनल स्ट्रक्चर का भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो अभी मैंने ये तुम लोग को रिवाइज करवाया। अब हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। मैंने ये लिखी इसलिए है क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास नोट्स है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर, बट मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा 15 दिन में तैयार करवाना है। You have to, if you want, you can write it down and you can learn with me. But this I will skip because मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि फंक्शनल क्या होता है और डिविजनल क्या होता है। ओके, तो फंक्शनल क्या हो जाएगा? एक्टिविटीज, एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट द पेन। एक्टिविटीज which are grouped and departments are created on the basis of specific functions, है ना। और डिविजनल क्या होता है? होल एंटरप्राइज मेजर प्रोडक्ट्स के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है और उस प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सूटेबल किसके लिए रहेगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पर हमेशा वन प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ओनली वन प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट्स अगर अलग अलग हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, बच्चे नहीं है ये लोग, तो दीज आर द प्रोडक्ट। अगर अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो ये भी जाएगा और ये भी रहेगा उसके अंडर में, जैसे हमने देखा था अभी। और ये जो रहेगा ये सिर्फ ओनली इट वुड बी एप्लीकेबल फॉर वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब हम
अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो कि होता है, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बट अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो आपको ये बताता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कैसे करना है। अब आप चले जाओ बढ़िया बॉक्सर पहन के ऑफिस में, है ना, मस्त आपको हरी झंडी दिखा दी जाएगी या फिर लाल झंडी दिखा दी जाएगी। क्यों दिखा दी जाएगी? क्योंकि वो वहाँ का प्रोटोकॉल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें आपको परमिटेड रहती हैं और कुछ चीज़ें परमिटेड नहीं रहती। और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल मतलब तेरा मेरा याराना, है ना। तो जो भी याराना आता है वो आ जाएगा इनफॉर्मल में, और जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कुछ बाउंड्रीज फॉलो करनी है, वो कहाँ आ जाएगी? आपकी फॉर्मल में। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला मैंने ये देखो कंपैरिजन इसलिए लिया है बिकॉज कंपैरिजन ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसमें तुमको उसका पूरा डेफिनेशन, फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस सब दिए हुए हैं। जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, वंस। मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा अभी के पैटर्न के हिसाब से, इसलिए मैंने वो इसमें कवर नहीं किया है। मैंने इसमें कवर सिर्फ वही किया है जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या होता है फॉर्मल का? ऑर्गेनाइजेशन वेयर द जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय इज क्लियरली डिफाइंड, कि उसको क्या करना है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल क्या होता है? LIC बीमा एजेंट्स, वो आते हैं आपके घर में, आपके घर जैसे बन जाते हैं। जैसे ही आप उनसे पॉलिसी ले लेते हो, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहले वो घुसते हैं इनफॉर्मल की तरह, फिर बन जाते हैं फॉर्मल की तरह, है ना। रिलेट कर पा रहे होंगे? ठीक है, सो अब क्रिएट कैसे होता है? इट इज कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली क्रिएटेड। और ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि आप कभी भी कोई इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे तो कभी सोच के नहीं करते, वो सिचुएशनल हो ही जाता है ना। नाउ पर्पस क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हमें गॉसिप करनी होती है, हमें सोशल नीड्स पूरी करनी होती है, इसलिए आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो। नाउ कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर। देयर आर रूल्स एंड प्रोसीजर, और यहाँ पर आप अपने खुद के पर्सनल एथिक्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी बॉन्डिंग कैसी है, उस पर आप अपने आप को रूल आउट करते हो। अथॉरिटी कितना रहता है? अथॉरिटी इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड चलता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर हर चीज फॉर्मल है, बट यहाँ पर क्या कोई अथॉरिटी रहेगी? नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने तो बस चिट चैट रूम बनाया हुआ है, तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। अब साइज, इसमें साइज हमेशा क्या होगा? लार्ज। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रुप्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? यूजुअली वो ग्रुप स्मॉल बनते हैं, बिकॉज लोग अपने बिलोंगिंग के जैसे लोग होते हैं, उनके साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम स्मॉल। ठीक है, अब स्टेबिलिटी, इट इज परमानेंट एंड स्टेबल एंड इट इज अनस्टेबल। मेरी लड़ाई हो गई, मैं उससे बात नहीं कर रहा, या फिर वो छोड़ के चली गई तो मैं अब दूसरी को पटा लिया, लाइक दैट। ऐसे होता रहता है इनफॉर्मल में, बट फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में हमेशा देयर इज परमानेंस एंड देयर इज स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डेलीगेशन। एंड मान के चलो इसमें से तुम्हें 5 मार्क का आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। नहीं भी आएगा तो तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को कुछ काम दे दिया, ठीक है, अब वो काम दे दिया, अब उस काम को करने के लिए मैंने तुमको बोला बेटा जितने लोगों को लेना है ना अपने अंडर में ले लो। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि तुम में से कौन कितना हार्ड वर्किंग है और कौन कितना लेजी बॉय है, कि भाई उस किसी को करना है किसी को नहीं करना है। वहां जाके आता है कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। मतलब भाई मैंने तुम्हें काम दिया, तुमने 10 लोगों को आगे कर दिया कि तुम ही लोग करो, और तुम बैठ के मस्त पॉपकॉर्न खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज निपटा रहे हो, है ना। और एक बंदा कौन होगा? एक बंदा होगा जिसको इतना डर होगा, जिसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे कि मैम ने मुझे काम दिया है तो मैं ही करूं, तो वो डेलीगेट नहीं कर रहा और सारा का सारा बर्डन अपने ऊपर लेके रखा हुआ है और वो डेलीगेट करना ही नहीं चाह रहा। तो आपके साथ 2 तरीके के सिचुएशंस हो जाएंगे अराइज, जो कि इन महाशय जो एक किंग मैं आपको दिखा रही हूँ इस स्क्रीन पे, उनके साथ हुआ। अब देखो, सबसे पहला केस आता है, पहला केस क्या है? ये वो वो वाला बंदा बच्चा है हल्का फुल्का, जो बेचारा डर रहा है कि मैम ने मुझे बोला है तो सारा काम मैं ही करूँ। तो क्या कर रहा है वो? अपनी रोड पे भी पेंट खुद ही कर रहा है।
मतलब यहाँ पर उसने कोई भी डेलीगेशन नहीं किया, देयर इज नो डेलीगेशन, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने क्या किया, अपना काम छोड़ के सारा काम डेलीगेट कर दिया, अपना काम भी सभी को डेलीगेट कर डाला, तो उसके पास क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं बचा। ये है आप जैसे लोग, है ना, जो क्या सोचेंगे कि हमें तो लेना नहीं है कुछ, हम सबको डेलीगेट कर देते हैं, हम आराम से बैठेंगे और बैठ के बोल देंगे मैम मैंने तो उनको बोला था, लाइक दैट। तो उसके साथ क्या होगा, उसने पूरा डेलीगेट कर दिया, यहाँ पे नो डेलीगेशन और यहाँ पर फुल डेलीगेशन। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने या तो कभी डेलीगेट ना किया हो या आपने फुल डेलीगेट कर दिया हो, दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि जरूरी नहीं है डेलीगेशन पूरा ही होना चाहिए और ये भी जरूरी नहीं है कि डेलीगेशन नहीं होना चाहिए। डेलीगेशन हमेशा एक बैलेंस में होना चाहिए सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो सके, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। तो तुम लोग भी अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और लिखो कि डेलीगेशन होता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। उनको ये पता होना चाहिए उन्हें क्या क्या काम करना है, but to make sure that this subordinates will perform all the works effectively and efficiently that will create the accountability। मतलब आपने किसी को अगर काम डेलीगेट किया है तो सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको उसके काम के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। अब मैम ये चीजें ना आप सुनी सुनी लग रही हैं, ये आपने ना हमें ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन में बताई थी। बिल्कुल बेटा, मैंने तुम्हें उसको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन करता है और उनको अकाउंटेबल फील कराता है। तभी से हमारा नया कॉन्सेप्ट आया एंड दैट इज, मैं एक बार आपको ये बताना चाहूंगी, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन? वही जो चीजें हमने पढ़ी थी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन हमारे हो गए सबसे इंपॉर्टेंट की अथॉरिटी। आप अगर किसी को कुछ डेलीगेट करोगे तो डेलीगेट करने के लिए आपको उसको पावर देनी पड़ेगी, दैट इज द अथॉरिटी। बट अथॉरिटी जब भी आप दोगे, अथॉरिटी के साथ क्या आनी चाहिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ही शुड बी अ पीस मेकर, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब अगर तुमने उसको कुछ काम दिया है वो अपनी जान लगा देगा, वो अपनी जान जोखिम में डाल देगा, मगर वो तुम्हें कभी नहीं डुबोएगा, राइट। जैसे कि तुमने उसको अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी का वो मिसयूज नहीं करेगा, वो उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेगा एंड जब वो उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अकाउंटेबल अपने दिए हुए कार्य के लिए। मतलब वो अकाउंटेबल हो जाएगा उस काम के लिए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तो अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं आएगी, ठीक है। सो दीज आर इंटरलिंक्ड। तो अथॉरिटी, अथॉरिटी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी। ओके, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये भी डेलीगेशन जो है अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंस लेके आया है। तो ये हमें कैसे हेल्प करता है एक मैनेजमेंट को अच्छे से करने में, एक मैनेजर के लिए ये कैसे इजी हो जाता है, वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी है, ठीक है बेटा। मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो गया है, बस 5 मिनट और मेरे साथ रुको, हमारी क्लास एंड होने वाली है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम लोग स्किप बिल्कुल नहीं करोगे, इसको तुम 2, 3, 4, 5 बार पढ़ोगे तभी ये तुमको क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। क्यों? क्योंकि तुमने डेलीगेट कर दिया कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, तो एक बंदे के पास तो पूरा वो वर्कलोड है नहीं, तो क्या हो जाएगा, वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन इसलिए रहेगा बिकॉज देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, देयर इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब
जब उनके काम अच्छे से रहेंगे, उनको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइज्ड काम रहेंगे, दे वुड बी वेरी हैप्पी कि हमें ये चीज़ें कैसे करनी है ना। सो दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट थिंग कि भाई हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो हम लोग तो बड़े खुश हैं, हम बड़े मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट ये हमने कवर कर लिया था, एंड क्विक एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब दे वुड बी वेरी हैप्पी, देयर वुड बी एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो नाउ अब हम चलते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या था बेटा, देखो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ओके, नाउ एक बार ये करते हैं, लेट मी सिलेक्ट द पेन। बेटा ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा, तो इसके मार्क्स भी हैं थोड़े बड़े, तो हमें पढ़ना भी थोड़ा बड़ा पड़ेगा। ओके, तो मेरे साथ बड़े बड़े बच्चों की तरह बने रहो और इसे पढ़ो। चलो अब आते हैं हम अथॉरिटी पे। अब अथॉरिटी क्या कहता है, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज, मतलब सिंपल दैट इज पावर शेयरिंग। आप किसी को पावर देते हो तो आप उसको अथॉरिटी देते हो। उस अथॉरिटी से ऑब्लिगेशन आता है, obligation of the subordinate to perform the task effectively, and that is called as a responsibility. And जब वो responsible हो जाता है, responsibly अपना काम करता है, तो आप उसको answerable कर सकते हो, और वो answerable को क्या दर्शाता है, that is his accountability, है ना। मतलब वो क्या करेगा, उसके पास पावर आ गई, उस पावर के कारण उसने क्या किया, उसने ऑब्लाइज किया आपको कि हाँ थैंक यू फॉर द पावर, अब मैं आपका काम और अच्छे से करूंगा। जैसे ऑब्लिगेशन आ गया, आप उस पर चढ़ सकते हो। कैसे चढ़ सकते हो, आप उसको मस्त तरीके से धमका सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज कि हाँ भाई तूने किया था ना, अब तू मुझे बता, आंसरेबल, तू मुझे आंसर दे, अकाउंटेबल, तू मुझे आंसर दे कि तूने ये काम क्यों नहीं किया, है ना। सो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम लोगों को पढ़ना है। डेलीगेशन का डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, importance is important, and the elements of delegations are also important. Now अब हम चलते हैं authority, responsibility and accountability कैसे कैसे डिफर करती है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, हम वो अभी आज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, authority is right to command, मतलब आपको पावर, responsibility is obligation and accountability is accountability, मतलब आप किसी को आंसरेबल कर सको। अब ओरिजिन कैसा आया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल पोजीशन के कारण आपको अथॉरिटी मिलती है। वो अथॉरिटी कैसे आती है, राइज फ्रॉम द डेलीगेट अथॉरिटी, मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं हुई तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की भी संभावना नहीं रहेगी, बिकॉज जब तक आपको कोई पावर नहीं देगा आपको रिस्पॉन्सिबल फील कैसे कराएगा, है ना। जैसे ही आएगा, जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, आपके पास क्या आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। सो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, पहले अथॉरिटी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा। नाउ फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा, अपवर्ड फ्लो हो जाएगा, अपवर्ड दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब विड्रॉल इज इंपॉर्टेंट, कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। मैंने तुम्हें पावर दी, जाओ कल से बेटा ये काम मत करना, तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड, अब तुमने वो काम कर दिया है, ठीक है, वो काम तुम कर चुके हो, उस काम में तुमने कर दिया बहुत बड़ा घपला, तो वो जो घपला किया है उसके लिए तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहोगे, भले ही मैंने तुमसे अथॉरिटी छीन ली है, ठीक है। अब जैसे ही वो हो गया तो तुम हमेशा उसके लिए आंसरेबल भी रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटी मैंने तुमसे हटा के किसी और को दे दी, बट वो काम तुमने बिगाड़ चुका था, तो जब भी वो सामने वाला इंसान ने वो तुम्हारी काम तुम्हारी जब चीजें पकड़ेगा कि तुमने घपला किया हुआ है, तो आंसरेबल कौन होगा, आंसरेबल हमेशा तुम होगे। तो अथॉरिटी हमेशा विड्रॉ हो सकती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकती, ठीक है। चलो, तो ये चीज ध्यान में रखनी थी, मेरे साथ क्विक पढ़ना, क्योंकि हमें क्विक खत्म करना है। ओके, अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हमने आई थिंक इसको बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब इसमें देखो बेटा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब जब आप अपने पावर, अपना अथॉरिटी अपने हाथों में रखते हो, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब उस पावर को आप दूसरे लोगों को शेयर कर देते हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन।
तो जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। हर एक बंदा, हर एक डिवीजन अपने अपना डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा और रिपोर्ट किसको करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी को। बट सेंट्रलाइजेशन में डिस्पर्सल होता ही नहीं है, छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर रहेंगे ना तो वो भी सेंट्रल अथॉरिटी ही बताएगी, उसमें कोई इंडिपेंडेंस उनको नहीं दी जाएगी। एवरीथिंग दे हैव टू डू इज आस्किंग द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये मैंने पढ़ी थी। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किया है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, डेलीगेशन भी वही होता है कि पावर हमारे पास कोई एक्टिविटीज है, हमने उस एक्टिविटीज में से कुछ कुछ पार्ट किसी को डेलीगेट कर दिया। और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास पावर था और उस पावर को हमने डिस्पर्स कर दिया है अलग अलग जगहों पर, है ना, तो कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ वो हम समझेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये तुम लोग एक बार अच्छे से याद कर लो मेरे साथ। तो सबसे पहले नेचर पढ़ते हैं। इट इज अ कंपल्सरी एक्ट। क्यों कंपल्सरी? क्योंकि आपको डेलीगेट करना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी। आपको अगर अपनी पावर शेयर नहीं करनी है, ये देखो, ये दिस इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज, ठीक है, बट दिस इज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, राइट। तो इसीलिए अथॉरिटी आपको शेयर करना है नहीं करना है दैट इज अप टू यू, बट एक्टिविटीज आप सब कुछ खुद थोड़ी कर सकते हो, तो आपको तो डेलीगेट करना ही पड़ेगा। इसलिए दिस इज कंपल्सरी एंड दिस इज ऑप्शनल। देन फ्रीडम, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ड्यू टू द मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। सुपीरियर्स के पास कंट्रोल ज्यादा होता है। मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू द लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट। मोर फ्रीडम रहता है बिकॉज दे वर्क एज अ इंडिपेंडेंट डिविजन। नाउ स्टेटस, it is a process of sharing task and authority. It is the result of the policy decisions by the top management. Okay, अब scope क्या आता है बेटा? Scope is narrow as it is confined to a superior and his immediate and subordinate. कैसे? अब देखो, मैंने तुमको डेलीगेट किया तो मैं तुमसे आंसरेबल हो जाऊंगी, पूछूंगी। बट अगर हम इस पे जाएं तो इसमें तो क्या है ना, पूरा डिवीजन ही डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स की एक ब्रांच ना तुम लोग की सिटी में खुल गई जाके, या फिर एक अलग एरिया में खुल गई, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड पूरा हो गया, है ना। तो वो एज अ वाइडर लेवल काम करेगा, और ये जो होता है डेलीगेशन, ये हमेशा किस पे काम करेगा, नैरो लेवल पे काम करेगा। नाउ पर्पस क्या हो सकता है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर एंड टू इंक्रीज द रोल एंड द ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर अगर हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, क्योंकि हमारे पास और भी काम है करने को, तो हम उन्हें डिसेंट्रलाइज कर देंगे। बट यहाँ पर सिर्फ डेलीगेशन क्यों होता है, डेलीगेशन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें मैनेजमेंट, जो मैनेजर है उसका मैनेजमेंट का जो रोल है उसको थोड़ा सा थोड़ा सा ईज करना होता है, उसको थोड़ा बर्डन कम करना होता है, इसलिए हम उसके लिए डेलीगेशन करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये जो चीज़ें थी ये आपको ध्यान में रखनी है। ये आफ्टर ऑल इट्स अ क्रैश बैच सॉर्ट ऑफ, इट्स अ क्विक रिवीजन सॉर्ट ऑफ। हो सकता है कुछ बच्चों ने जिनने ये पहली बार देखा होगा उनको ये चीज़ें लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हुई है, बट बेटा दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। ओके, सो यू हैव टू वर्क एज पर दिस स्ट्रैटेजी ओनली। आपको बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कितनी जल्दी क्या क्या चीज़ें करना है। ओके, सोचो मतलब मेरा गला खराब है उसके बाद मैं कर रही हूँ, तो आपके लिए चीजें कितनी जरूरी है। ठीक है, सॉरी। सो अब जैसे कि आज हमने ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमें रीच आउट कर सकते हो। प्लॉट नंबर 270 MP नगर भोपाल, एंड आप वहाँ आके हमसे सारे डाउट्स अपने रिजॉल्व करा सकते हो। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद योर प्रतिज्ञा एंड स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स एस।